Hello, good morning students. I welcome you all in our DAV e-learning classes. Today we will discuss isomerism in coordination compounds. ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, वो सभी आइसोमर्स कहलाते हैं. मीन्स कंपाउंड्स पोजेस सेम molecular formula but they are differ in their structural formula, or we can say ligands attached to the central metal atom or the ion in the different position or in the different spatial position related to each other, then such molecules are called isomers. यानी आइसोमर्स जो हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ में डिफरेंट स्पेशल पोजीशन में जुड़ा हुआ हो, यानी संरचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न हो. इसे ही हम क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं. तो आइसोमेरिज्म जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो दो तरह का होता है. एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो हम लोग फर्स्ट लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. जैसा कि नेम से ही क्लियर है, जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होंगे. अच्छा, इसमें भी हम लोग क्या लेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी हम लोग लेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. और इसके लिए जैसा भी आपको बताया था कि नाम से क्लियर हो रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है. इसमें से भी अब हम फर्स्ट कौन सा ले रहे हैं? दैट इज़ द आयोनाइजेशन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो देखने में तो हमें बिल्कुल सेम ही लगते हैं, लेकिन जब उनका आयोनाइजेशन होता है तो मालूम पड़ता है कि इनकी प्राइमरी वैलेंसी और जो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो दोनों की दोनों डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम लेते हैं कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, दैट इज़ द पेंटाएमीन क्लोरोकोबाल्ट. ठीक है, एक तो ये कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +2 चार्ज है और ये SO4 -2 से, या इसको चार्ज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी को पता है सल्फेट का चार्ज -2 होता है, तो इससे हम इसको शो करते हैं. इसका जो दूसरा आइसोमर जो है वो क्या होगा? ये बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर क्या चार्ज आ जाता है? +1 आ जाता है. यहाँ पर +2 चार्ज आ जाता है, तो -2 इसके साथ में जुड़ गया, यहाँ पर -1 इसके साथ में जुड़ गया. अब अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ में क्या है? 5NH3 लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है और एक SO4 लगा हुआ है. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इन दोनों का ही क्या है? सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर इन दोनों की देखिए तो दोनों की डिफरेंट है. और इसका कैसे पता लगता है? इसका पता भी ऐसे लगता है कि जो इसमें से एक कंपाउंड जो है उसका कलर वायलेट है और एक कंपाउंड का कलर जो है वो रेड होता है, यानी दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हुए भी कलर में डिफरेंस होता है. इसी तरह से जब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया जाता है तो अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन करवा दी जाए AgNO3 के साथ में, AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे जब हम इस कंपाउंड की, तो हमें क्या मिलेगा? AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा.
क्यों मिलेगा? क्योंकि जब ये कंपाउंड जब आयनाइज होगा तो यहाँ पर एक तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ये पॉजिटिव आयन बनेगा और एक Cl-1 बनेगा। तो Cl-1 जो है वो Ag से रिएक्शन करेगा और Ag Cl का वाइट प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। और इसकी रिएक्शन फिर आगे करवाई जाए BaCl2 से, तो यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट जो है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से शो होता है कि जो Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर की तरफ है और ये आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये आयनाइज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ले रहे हैं ऊपर वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, SO4, अब यहाँ पर जो सल्फेट जो है वो जुड़ा हुआ है आयनिक वैलेंसी से और इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे हम AgNO3 से, जब इसकी AgNO3 से रिएक्शन करवाई जाएगी तो यहाँ पर हमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, नो एनी वाइट प्रेसिपिटेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनना था AgCl का, लेकिन जो Cl जो है वो कोबाल्ट के साथ में कोऑर्डिनेटिवली बॉन्डेड है, तो इसलिए जब ये इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसकी रिएक्शन करवा दी जाएगी BaCl2 के साथ में तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट का मिलना ये बताता है कि ये मॉलिक्यूल जो है इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों की क्या हो गई? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो गया दोनों का सेम हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया। और कैसे डिफरेंस हो गया? आयन की फॉर्म में डिफरेंट हो गया, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तरह ही हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखते हैं जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही सेकंड टाइप है, दैट इज़ द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और बाहर की तरफ अलग अलग लगा हुआ होता है। तो दिखने में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लगता है लेकिन स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसा कि अभी मैंने बोला कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या हो जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी मूव कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्रोमियम का। देखिए क्रोमियम है और इनका होल 4 H2O। अब क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो इसके साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं Br3, 3 मॉलिक्यूल जो हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर की तरफ भी मूव कर सकता है। जब ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो एक Br- आयन जो है वो क्रोमियम के साथ में आकर के कोऑर्डिनेशन वाला बॉन्ड बना लेगा, यानी क्या हो जाएगा? Cr, तो +3 तो इसका चार्ज रहेगा ही रहेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। Br जुड़ जाएगा और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो इस तरह बाहर हो जाएगा Br2 और ये हो जाएगा H2O, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख सकते हैं। ये एग्जांपल है कोबाल्ट का। इस एग्जांपल में कोबाल्ट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के 6 मॉलिक्यूल से
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी ये ऑक्टाहेड्रली अरेंज है। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और Cl3 जो है इस तरह से लगा हुआ है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या हो सकते हैं, ये बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो एक Cl जो है वो अंदर आ जाएगा, ये Cl2 हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे बाहर अब क्या रह जाएगा, सिर्फ एक Cl रह जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, कोबाल्ट 6 वाटर मॉलिक्यूल और 3 Cl था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो तीनों का सेम ही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है और इसका भी यही है, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसलिए ये आइसोमेरिज्म जो है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड जा रहा है और आउटसाइड जा रहा है। तो ये बिल्कुल कैसा है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो भी आपने देखा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म उसकी तरह ही है। वहाँ पर क्या हुए थे, एनायन चेंज हुए थे, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल चेंज होता है। अब जो थर्ड है वो हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में यहाँ पर जैसे हमने पहले भी देखे हैं कि डबल कंपाउंड्स होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है, दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिस पर प्लस चार्ज हो और माइनस चार्ज जब होता है वो आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में जब सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो हैं वो या फिर लिगेंड वो आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए पहले तो, क्योंकि नॉमेनक्लेचर हम लोग करके आए हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पर एमीन का जो नंबर जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का है 4 और जब 4 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पर है +2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज क्या है, +2, पहली बात। दूसरी बात इस कॉम्प्लेक्स के लिए देखेंगे +2 आपको बताया है, प्लैटिनम पैलेडियम का जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो चार्ज होगा +2, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो इन पर चार्ज होता है +4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो चार्ज क्या हो गया, +2, ठीक है। तो इस एंटिटी का चार्ज क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि ये -1 है और 4 कितने हो गए, -4 हो गए, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज हो गया -2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन कॉपर सेकिन और यहाँ पर क्या लग जाएगा इसके आगे, टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट सेकेंड, ठीक है। अब इस तरह का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और तो वो क्या करेगा, मेटल एटम और या फिर लिगेंड जो है अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये बना लेगा टेट्रा एमीन प्लैटिनम सेकेंड एंड टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप देखिए कि देखने पर क्या लग रहा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन चेंज कहाँ पर है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज है। जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है वो इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर मेटल आयन और जो लिगेंड जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि हम क्रोमियम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्रोमियम जो है वो लगा हुआ है 6 एमीन के साथ में
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, और एक तरफ क्रोमियम जो है वो SCN यानी कि थायोसाइनेटो के 6 लिगेंड के साथ में अटैच है। ठीक है, यानी इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज क्या है, +3 है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज जो है वो क्या है, -3 है। ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नाम क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड एंड हेक्साथायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है, ये इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम हो जाएगा। अब क्या होता है कि लिगेंड जो हैं अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करके लिखते हैं क्योंकि दोनों फिर आएंगे नहीं यहाँ पर। क्रोमियम क्या बन जाएगा, ये टेट्राएमीन डाईथायोसाइनेटो क्रोमियम थर्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर अब चार्ज क्या रहेगा, +1 रहेगा। फिर नेक्स्ट इसमें क्या बन जाएगा, क्रोमियम डाईएमीन टेट्राथायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड, और इस पर चार्ज क्या रहेगा, -1। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ओके, और अगर इसका हम एक और एग्जांपल बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं प्लैटिनम और पैलेडियम के साथ। नोट करते जाइए, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और थर्ड एग्जांपल देखते हैं। प्लैटिनम है, टेट्राएमीन है, टेट्राएमीन प्लैटिनम, और ये हो गया है हमारा टेट्राब्रोमो पैलेडेट। ठीक है, ये +2 है यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा चार्ज, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिगेंड अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लैटिनम जो है एमीन के साथ में जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन पैलेडियम और टेट्राब्रोमो प्लैटिनेट। ठीक है, अब इसका चार्ज -2 हो जाएगा, इसका चार्ज +2 हो जाएगा। चार्ज में आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप लोग नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए, लेकिन नाम जरूर से लिखिएगा। जब कभी भी आइसोमेरिज्म आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो सेक्शन ए का क्वेश्चन हो, सेक्शन बी का हो, तो नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने किया हुआ है, तो आप इसका नाम जरूर से लिखिएगा। नाम क्या हो जाएगा सेकेंड वाले का, टेट्राएमीन पैलेडियम सेकेंड एंड द टेट्राब्रोमो प्लैटिनेट सेकेंड। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें कि मेटल एटम या मेटल आयन जो है और लिगेंड्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, इस आइसोमेरिज्म में जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा, तो वो एम्बिडेंटेड लिगेंड जो है जिस एटम के साथ में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ में अटैच होता है यानी लिंक होता है, वो चेंज हो सकता है। कौन चेंज हो सकता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड का एटम जो है जिसके साथ में Ml लिंकेज बना हुआ है, वो अगर चेंज हो जाए तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जब लिखेंगे तो हम इसका ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। अब ये कंपाउंड जो है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है वो दो टाइप के लिगेंड से जुड़ा हुआ है। एक लिगेंड कैसा है, एक लिगेंड जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है जिसमें क्रोमियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करेगा। कैसे करेगा देखते हैं।
ये हो गई इनकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेंटाएमीन। अब जो है नाइट्रो लगा हुआ है वो दो तरह से लग सकता है। अब नाइट्रो जो है इस तरह से जब अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थ्रू लिंक बनाएगा क्रोमियम के साथ में, ये क्या है, दिस इज अ क्रोमियम +3 और ये क्या है, नाइट्रो है। तो इस तरह से एक कंपाउंड बनेगा और इसका कलर क्या होगा, ये येलो कलर का कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए आप इसके स्ट्रक्चर को। और कैसे बन सकता है, अच्छा ये जो है ये डबल बॉन्ड जो है ये क्या रहेगा, ये इस तरह से रहेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता है ना नाइट्रो। तो अब आप देखिए नाइट्रोजन से लिंक है, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, जब क्रोमियम +3 आयन जो है ये सभी के सभी क्या हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं अमोनिया के साथ में। अब अगर ऑक्सीजन जो है अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रोमियम आयन को दे दे और इस तरह से बॉन्ड बना ले, तो यानी लिंकेज जो है यहाँ पर लिंकेज किसके बीच में रहा, यहाँ पर लिंकेज रहा क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पर लिंकेज रहा क्रोमियम और क्या लिया है हमने, नाइट्रोजन के बीच में लिंकेज रहा। तो यानी दोनों कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन लिंक जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इसलिए इस आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नाम लिखना चाहें तो आप क्या नाम लिख सकते हैं, इट इज़ अ पेंटाएमीन, क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन कापा ओ नाइट्रो देन क्रोमियम 3, या फिर आप इसको कैसे लिख रहे हैं, पेंटाएमीन नाइट्राइटो क्रोमियम 3। और कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं पेंटाएमीन नाइट्रो देन हाइफन लगा के ओ और फिर क्रोमियम 3। ठीक है, तीन तरह से आप इसको लिख सकते हैं, तीनों तरह से मैंने आपको लिखना सिखाया भी है इसके नाम को। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे पेंटाएमीन नाइट्रो और एन लगा देंगे, पेंटाएमीन नाइट्रो एन क्रोमियम 3। ठीक है, या फिर अगर आप पहले लिखना चाहेंगे तो आप कापा एन भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके बाद वाली आइसोमेरिज्म हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।